फ्रेंड्स वी स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 6 वर्क एनर्जी एंड पावर। उसमें शुरू किया था हमने कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क। चलो एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं जो आगे दो लेक्चर में हमने सीखा है वो। लेट्स डू अ रिकैप। सबसे पहले हमने देखा व्हाट इज वर्क डन। तो वर्क डन इज गिवन एज एफ बार डॉट बी बार। ये कब यूज करेंगे? व्हेन फोर्स इज कांस्टेंट, इन केस व्हेन एफ इज कांस्टेंट, तब ये यूज करते हैं फॉर्मूला एफ बार डॉट डी बार। पर अगर एफ वेरिंग यानी कि एफ डी कॉस थीटा लिख सकते हैं इसको, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन एफ बार एंड डी बार। ऑल्सो कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन एफ बार डॉट डी एक्स बार। ये कब यूज करेंगे? व्हेन फोर्स इज वेरिंग। फोर्स अगर वेरिंग हो तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, इंटीग्रेशन एफ बार डॉट डी एक्स बार फ्रॉम x1 टू x2। ये वर्क डन के लिए हो गया। फिर हमने लिया वर्क डन के लिए यूनिट लिया था हमने जूल, ऐसा यूनिट है उसका। अर्ग सीजीएस यूनिट है, अर्ग इज द सीजीएस यूनिट। एंड दोनों के बीच में रिलेशन 1 जूल इज 10⁻⁷ अर्ग। फिर इसका डायमेंशनल इक्वेशन देखा था हमने m1L2T - 2 वर्क डन के लिए। इसके अलग अलग केसेस लिए थे, थीटा इक्वल टू 0 से थीटा इक्वल टू 0, 90, 180 तीन केस लिए थे। इसका साइन कन्वेंशन लिया था वर्क डन का, व्हेन वर्क डन ऑन द बॉडी, ऑन द बॉडी होए तो व्हेन वर्क डन ऑन द बॉडी हो, ऑन द बॉडी होए तो W is taken as positive, and when work done by the body हो, by होए तो W is taken as negative। क्लियर? ये वर्क डन के बारे में बातें की थी। फिर हमने काइनेटिक एनर्जी को इंट्रोड्यूस किया, काइनेटिक एनर्जी की बातें की। काइनेटिक एनर्जी डिनोटेड बाय के। एनर्जी मीन्स कैपेसिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क। उसमें पहला लिया था काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी के बारे में पढ़ाई शुरू की, सबसे पहले पकड़ा काइनेटिक एनर्जी। इट इज कैपेसिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क बाय वर्च्यू ऑफ मोशन। इसका मेन पॉइंट क्या है? ड्यू टू मोशन, मोशन के कारण जो वर्क करने की कैपेसिटी, दैट्स कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। इसका फॉर्मूला लिया था K = ½ mv²। बोला था अगर स्टेशनरी बॉडी हो तो काइनेटिक एनर्जी 0, स्टेशनरी बॉडी डज नॉट हैव एनी काइनेटिक एनर्जी, ये देखा था। अब काइनेटिक एनर्जी के बारे में हमने बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम देखा, दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है? दिस थ्योरम सेज W = ΔK, वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। यानी जो भी वर्क करेंगे बॉडी विल गेन इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। जो हम वर्क करेंगे अपनी एनर्जी यूटिलाइज करेंगे वो बॉडी में जाएगी इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। एंड अगर ये बॉडी इज डूइंग वर्क बाय इटसेल्फ तो खुद की काइनेटिक एनर्जी यूज करके इट विल बी डूइंग वर्क। ये हमने देखा था यहाँ पे, बराबर है। वर्क एनर्जी थ्योरम का हमने प्रूफ लिया था फोर्स व्हेन फोर्स इज कांस्टेंट उस केस में। चलो इधर दूसरा प्रूफ लेते हैं इसका, वर्क एनर्जी थ्योरम इन केस ऑफ वेरिएबल फोर्स। ऑब्टेन करना ये फॉर्मूला वर्क एनर्जी थ्योरम का इन केस ऑफ वेरिएबल फोर्स। तो वेरिएबल फोर्स के बारे में बात करें तो चलो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी प्रूव क्या करना है मेरे को? वर्क विल चेंज काइनेटिक एनर्जी। ना काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला K = ½ mv²। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में दोनों साइड को डिफरेंशिएट करते हैं। यानी लेफ्ट साइड पे आएगा dk/dt एंड राइट साइड पे होगा ½ कांस्टेंट है, बाहर आ गया d/dt ऑफ v², v इज वेरिंग, तो ये हो जाएगा ½ m × v² का डिफरेंशियल 2v dv/dt। विद रिस्पेक्ट टू टाइम करना है, विद रिस्पेक्ट टू v करते तो 2v आता, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम है पहले 2v × dv/dt। ये चेन रूल का यूज कर ले यहाँ पे ना। ये हो गया dk/dt। तो दिस विल बी रिटन एज ½ और 2 तो उड़ गया, तो ये हो गया m × v dv/dt एंड एक्सेलरेशन हो गया। ठीक, तो दिस बिकम्स ma × v where ma is the force, so force into speed हो गया। अब स्पीड के लिए फॉर्मूला क्या लिखेंगे? तो स्पीड के लिए वी कैन राइट इट एज dx/dt, बराबर है। जस्टिफिकेशन लिखते जाए तो बिकॉज dv/dt इज इक्वल टू एक्सेलरेशन a। यहाँ जस्टिफिकेशन लिखते हैं बिकॉज, सॉरी यहाँ कोई जस्टिफिकेशन नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा बिकॉज f इज इक्वल टू ma, एंड यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज v = dx/dt। कितने सारे बिकॉज है देखो, जस्टिफिकेशन ऑफ ईच स्टेटमेंट। ये हो गया dk/dt इज इक्वल टू f dx/dt। dt उड़ गया, क्या बचा? therefore dk = f × dx, बराबर है। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, now integrating
बोथ साइड्स, क्योंकि दोनों में अलग अलग वेरिएबल है, दोनों साइड पे डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेशन में क्या आएगा, लेफ्ट साइड पे इंटीग्रेशन डी के इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डी एक्स। कहां से कहां तक, तो स्टार्टिंग इनिशियल पोजीशन x1 से लेकर x2 तक इंटीग्रेट किया। वर्क डन करना है ना, वर्क डन के लिए स्टार्टिंग पॉइंट x1 से x2, तो x1 पे काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, x2 पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, कुछ है नहीं, फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू के डिफरेंस इंटीग्रेट कर रहे हैं और फंक्शन कुछ नहीं है, तो 1 आ गया, बाय डिफॉल्ट 1 है, तो उसका क्या आएगा, फ्रॉम के आई टू के एफ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज वेरिएबल इटसेल्फ। एंड यहाँ पे इसको एज इट इज लेते हैं f डॉट dx, f इनटू dx फ्रॉम x1 टू x2। एंड ये अगर ध्यान से देखें तो ये हो गया फॉर्म वर्क डन का, तो वर्क डन हो गया। एंड राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे क्या आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, मतलब चेंज काइनेटिक एनर्जी हो गई। दैट्स वर्क एनर्जी थ्योरम इन केस ऑफ, दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरम ऑब्टेन्ड इन केस ऑफ वेरिएबल फोर्स। बराबर है, जस्ट गो थ्रू दिस डेरिवेशन, इट्स ऑलरेडी गिवन इन द नोट्स इन क्वेश्चन नंबर 7 नंबर में दिया हुआ है। ओके, देख लीजिए, अगर कहीं तकलीफ पड़े तो मुझे कॉल करें। चलो अब चलते हैं आगे, क्या पढ़ा अभी तक। वर्क के अंदर में सबसे पहला पोर्शन लिया वर्क इज गिवन एज एफ बार डॉट डी बार, यानी कि एफ डी कॉस थीटा। कौन से केस में, व्हेन फोर्स इज कांस्टेंट, उस केस में ये फॉर्मूला। पर अगर फोर्स वेरिंग हो रहा हो तो एफ बार डॉट डी एक्स बार फ्रॉम x1 टू x2। किस केस में ये, व्हेन फोर्स इज वेरिंग, उस केस में ये वर्क डन कर लिया। फिर बाद में हम लोग चले, वर्क के बारे में खत्म हुआ यहाँ पे, फिर हमने शुरू किया एनर्जी के बारे में, सेकंड पोर्शन एनर्जी शुरू किया। एनर्जी मींस कैपेसिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क, वर्क करने की कैपेसिटी बॉडी की, एंड इट इज ऑलवेज बाय वर्च्यू ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने पकड़ी मोशन की, तो वर्क डन ड्यू टू मोशन, दैट्स कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी डिनोटेड बाय कैपिटल के। काइनेटिक एनर्जी क्या है, इट इज ड्यू टू मोशन। कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क, एनर्जी मतलब कैपेसिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क ड्यू टू मोशन, काइनेटिक, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मिला हमको k इक्वल टू हाफ mv², बराबर है। फिर इसके बाद हमने इसमें एक इंपॉर्टेंट थ्योरम देखा, वर्क एनर्जी थ्योरम। एंड ये वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, W इक्वल टू डेल्टा के, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कंडीशन अप्लाई था, क्या कंडीशन अप्लाई था, रेजिस्टिव फोर्सेस आर नेग्लेक्टेड। अगर रेजिस्टिव फोर्स को कंसीडर करेंगे तो पार्ट ऑफ वर्क डन इज यूज्ड अगेंस्ट रेजिस्टिव फोर्स, तो कंप्लीट कन्वर्जन नहीं होगा काइनेटिक एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी वर्क डन डज नॉट कंप्लीटली कन्वर्ट टू काइनेटिक एनर्जी इफ रेजिस्टिव फोर्स आर कंसीडर्ड। इसमें यह कंडीशन रखते हैं स्टेटमेंट में कि वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इन एब्सेंस ऑफ रेजिस्टिव फोर्सेस। ये बहुत जरूरी है, इन एब्सेंस ऑफ रेजिस्टिव फोर्सेस और नेग्लेक्टिंग रेजिस्टिव फोर्सेस, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि कंप्लीट कन्वर्जन होगा वर्क का काइनेटिक एनर्जी में। इसका प्रूफ हमने लिया कांस्टेंट फोर्स के केस में भी, अनवेरिंग फोर्स के केस में, दोनों प्रूफ हमने ले लिए, बराबर है। तो यहाँ पे दूसरा एक फॉर्म ऑफ एनर्जी हमारा खत्म हुआ, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। अब चलते हैं सेकेंड फॉर्म ऑफ एनर्जी। सेकेंड फॉर्म ऑफ एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी। नाम तो आपने सुना हुआ है क्योंकि 9th में ही आया था, पर ये क्या चीज है वो आप समझते हैं डिटेल में। पोटेंशियल एनर्जी डिनोटेड बाय यू। काइनेटिक एनर्जी को कैसे डिनोट करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को यू से डिनोट करते हैं। हमारी एनसीईआरटी की बुक ने इस जगह पे पोटेंशियल एनर्जी को V लिखा हुआ है, V से डिनोट किया है, एंड बुक में इस पोर्शन में वो V के हिसाब से चलता है। आप उसे U रख लीजिए, क्योंकि इस चैप्टर के बाद सारे चैप्टर्स में पोटेंशियल एनर्जी को U बोला हुआ है। तो इट माइट बी सम मिस्टेक और माइट बी सम ओवरलोड। ओके, पहले हम लोग इसको U करके ही पढ़ेंगे। नो डाउट नोट्स में भी मैंने बुक को कॉपी किया हुआ है, इसलिए हम लोग उसमें भी नोट्स में भी V रखा हुआ है। अभी इस फिलहाल इस चैप्टर के लिए पोटेंशियल एनर्जी को V बोला है, और हम लोग इसको U बोलेंगे ताकि हमारी आदतें पूरे 11th एंड 12th दोनों में चले, बराबर। पोटेंशियल एनर्जी इज U। अब ये पोटेंशियल एनर्जी क्या चीज है, काइनेटिक एनर्जी वाज ड्यू टू मोशन, पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू पोजीशन ऑफ पार्टिकल या ऑब्जेक्ट और ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिस्टम।
कॉन्फ़िगरेशन को मोर एग्जैक्ट कोई एग्जैक्ट मीनिंग नहीं ले सकते, कॉन्फ़िगरेशन को यूं बोल सकते हैं कि कैसा लेआउट है सिस्टम का, कैसा सेटअप है सिस्टम का, उसके ऊपर डिपेंड करता है. इफ यू चेंज द सेटअप the potentiality would change. यानी potentiality is nothing but energy or a capacity of body to do work by virtue of its position or configuration. बराबर है. अब पोजीशन बेस्ड एनर्जी है या कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड एनर्जी, मतलब जो सिस्टम का सिचुएशन है उसके ऊपर से पोटेंशियलिटी इज डिसाइडेड. इसका एक एग्जांपल है, क्या चीज है. तो इसमें हम लोग अच्छा बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन. बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन देखें तो एक एनर्जी आएगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नोटेशन तो यही है सबका. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मींस इट्स पोजीशन इन ग्रेविटेशनल फील्ड. ग्रेविटेशनल फील्ड में ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है उसके ऊपर से उसकी पोटेंशियलिटी डिसाइड होती है. बराबर है. एंड दूसरा कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड विल टेक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, वो हम लोग बाद में लेते हैं. पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को ऐसे डिफाइन करेंगे कि इन ग्रेविटेशनल फील्ड यानी कि हमारे आसपास सारा ग्रेविटेशनल फील्ड है अर्थ का, इस फील्ड में कहाँ पे पोजीशन है ऑब्जेक्ट की उसके ऊपर से उसकी कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज जस्ट. लेट्स टेक एन एग्जांपल, अ वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ आवर डेली लाइफ. आप एक अपार्टमेंट में रहते हैं जिसमें 10 स्टोर्स है, 10 फ्लोर्स है. बराबर है. आप सेकंड या थर्ड फ्लोर पे रहते हैं. आप सुबह सुबह तैयार होकर निकले, आइदर गोइंग टू स्कूल और ऑफिस. बराबर है. आप तैयार होकर निकले, सीढ़ी उतरे नीचे, लिफ्ट या लिफ्ट से नीचे आए, एंड यू आर कमिंग आउट ऑफ द ब्लॉक. आपकी बिल्डिंग से आप बाहर आ रहे हो. बिल्डिंग से जैसे ही बाहर आ रहे हो आपके सिर पे कुछ कचरा गिरता है, सम पोटैटो पील्स. बराबर, सम पोटैटो पील्स, और साथ साथ में क्लिंग करके एक सिर पे आवाज आता है एंड चम्मच गिरती है नीचे. आप ये ऊपर देखते हैं ये कहाँ से आया कचरा और चम्मच भी साथ में. तो फर्स्ट फ्लोर वाली आंटी ने डाला था एंड आंटी को पता भी लग गया कि आपके ऊपर गिरा है. आंटी वहीं खड़े रहे सॉरी कहने के लिए. आप ऊपर देखते आंटी बोलते सॉरी सॉरी बेटा भूल से हो गया, मुझे पता नहीं था आप बाहर आ रहे थे. हम बोलते हैं नो प्रॉब्लम आंटी, अपना वी आर वेरी पोलाइट बीइंग हम्बल, वी से नो 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 प्रॉब्लम आंटी, पर ये कचरा जरा घर में रखा करें, बाहर ना डालें. फिर हम लोग दूसरा काम क्या करते हैं, वी थैंक गॉड दैट आंटी वाज लिविंग ऑन द फर्स्ट फ्लोर. अगर आंटी 10th फ्लोर पे रह रही होती तो और ऐसे कचरा आता तो कचरे का सवाल नहीं है, वो चम्मच जो आती है उसका इम्पैक्ट क्या होता है 10th फ्लोर से. यू कैन इजीली जज. खुदा का शुक्र है कि द आंटी वाज ऑन द फर्स्ट फ्लोर. इफ शी वुड हैव बीन ऑन द 10th फ्लोर द इम्पैक्ट ऑफ स्पून वुड हैव बीन डिफरेंट. क्यों ऐसा, हाइट ज्यादा हो गई तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा आ रहा है. यानी वर्क डन बाय द स्पून इफ रिलीज फ्रॉम द फर्स्ट फ्लोर उसके बदले 10th फ्लोर वुड बी डिफरेंट. आप अगर फर्स्ट फ्लोर से मान लो लॉबी से नीचे गिर गए, ज्यादा ज्यादा थोड़ा अच्छी लेगा, शायद एक हड्डी टूटेगी, ज्यादा कुछ नहीं होगा, पर 10th फ्लोर से गिरे यू कैन अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट व्हाट इट विल बी. यानी कि डिपेंड्स ऑन द पोजीशन वेयर यू आर, फर्स्ट और 10th फ्लोर. आप कितनी हाइट पे हैं ग्राउंड से उसके ऊपर डिपेंड है. पोजीशन हो गया आपका पोजीशन डिपेंड डिसाइड करता है कि आप में कितनी कैपेसिटी होगी डूइंग वर्क. एंड यहाँ पे क्या चीज है, एज द हाइट गोज ऑन इंक्रीजिंग, फर्स्ट फ्लोर के 10th फ्लोर से अगर चम्मच गिरी होती तो उसमें वर्क करने की कैपेसिटी ज्यादा होती, यानी कि उसमें एनर्जी ज्यादा होती. कौन सी वाली, पोजीशन डिपेंडेंट एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी. बराबर, यहाँ पे पोजीशन डिपेंडेंट एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी. क्लियर. तो ये पोजीशन डिपेंडेंट एनर्जी हो गया. तो ग्रेविटेशन, यहाँ पे ग्रेविटेशन फील्ड की बात की तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी हो गया. ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला सॉरी इसमें ले लेते हैं. इट इज ड्यू टू पोजीशन, या लेते चलो इससे ज्यादा अपने टेक्निकल वर्ड यूज करते हैं, बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन इन ग्रेविटेशनल फील्ड. ग्रेविटेशनल फील्ड में ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे. ओके. तो यहाँ पोजीशन कहाँ पे, इन सम फोर्स फील्ड. अभी फोर्स फील्ड कौन सा, ग्रेविटेशनल फील्ड था. बराबर है. एंड यहाँ पे फॉर्मूला क्या आता है, तो U इक्वल टू mgh. ये डायरेक्टली एक्सेप्ट करना है, U इक्वल टू mgh. सपोज ये ग्राउंड सरफेस है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऑफ मास m एंड इसका हाइट फ्रॉम ग्राउंड सरफेस h. बराबर है. तो m मास ऑफ द बॉडी, g ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन અને h हाइट फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस. तो जितना हाइट ज्यादा पोटेंशियल ज्यादा, जितना हाइट कम उतनी पोटेंशियल कम. जितना हाइट ज्यादा उतनी पोटेंशियल ज्यादा, मतलब कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज मोर, इम्पैक्ट ज्यादा आएगा. जितना हाइट कम होगा उतना पोटेंशियल कम, इधर कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क विल बी लेस एंड सो इम्पैक्ट कम आएगा. क्लियर अबाउट दिस. तो ये हो गया ग्रेविटेशन पोटेंशियल के बारे में. क्लियर.
So given as mgh, where m is the mass of the body, g gravitational acceleration which is fixed 9.8 or 10 you can take, h is the height from the ground surface. So it is the height from the ground surface which determines the value of gravitational potential energy. Now यहाँ पे यहाँ पे भी वर्क एनर्जी थ्योरम यू कैन यूज. कैसे? यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम विल कम आउट एज W इक्वल टू माइनस डेल्टा यू. ये आएगा वर्क एनर्जी थ्योरम. ऐसा कैसे? तो लेट्स टेक प्रूफ. तो प्रूफ के लिए क्या करेंगे? सपोज ये ग्राउंड सरफेस है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट अभी यहाँ पे मास है एट हाइट h1, फिर यहाँ से इसको शिफ्ट किया, यहाँ पे लाए दिस सेम मास, यहाँ पे लाए एट हाइट h2, दैट इज मूव फ्रॉम h1 टू h2. वर्क डन करना पड़ेगा टू चेंज द पोजीशन. वर्क डन करना पड़ेगा टू चेंज दिस पोजीशन. अच्छा, तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, कौन सा लगेगा? तो फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी विल बी mg, तो फोर्स आएगा mg. आने डिस्प्लेसमेंट h1 से h2 जा रहे हैं, h2 माइनस h1, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट. बराबर है. अब अगर ध्यान से देखें तो डिस्प्लेसमेंट इज डन इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ऑपोजिट. तो यू आर वर्किंग अगेंस्ट द फोर्स टू पुश अप द बॉडी. वर्क डन भी नेगेटिव, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है. चलो cos थीटा लिख देते हैं, तो थीटा विल बी 180 डिग्री इन दिस केस. ओके, सही हो गया. तो दिस विल बी इक्वल टू नेगेटिव साइन बाहर रख देते हैं mgh2 माइनस mgh1. सो दिस विल बी नेगेटिव u2 माइनस u1, यानी कि नेगेटिव डेल्टा u, चेंजिंग पोटेंशियल. ये माइनस साइन क्यों है? क्योंकि वर्क इज डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स. बराबर. तो वर्क डन इक्वल टू चेंजिंग पोटेंशियल नेगेटिव साइन के साथ. वर्क एनर्जी थ्योरम यहाँ पे वर्क करता है. इधर के वर्क की तरह इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे इट इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, यानी इंक्रीज इन पोटेंशियल टेक्स प्लेस व्हेन वर्क इज डन ऑन द बॉडी. यहाँ पे बॉडी पे वर्क कर रहे हैं, नहीं, वो बॉडी इज डूइंग वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स. अपवर्ड जा रहा है ना, अगेंस्ट ग्रेविटी, इससे माइनस साइन है. क्लियर? तो ये हो गया रिगार्डिंग वर्क एनर्जी थ्योरम इन केस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. क्लियर? अब यहाँ पे एक और बात करते हैं कि बॉडी को हम यहाँ से यहाँ ले गए, h1 हाइट से h2 हाइट, इस पाथ से ले गए. उसके बदले अगर ये पाथ से ले जाते तो we would have taken this path and brought the body here, same height पे है, the height is same, h1 से h2 पाथ चेंज कर दिया. बराबर है. तो will it make any difference? आप ये पाथ से ले जाए, उसके बाद ये पाथ से ले जाए, तो will it make any difference? Your first instinct will be yes sir, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ जाएगा, डिस्टेंस बढ़ जाएगा. Right? Your first instinct is that भाई सर डिस्टेंस बढ़ेगा, इससे वर्क डन विल चेंज. ऑब्वियसली नॉट. द वर्क डन डज नॉट चेंज. जितना वर्क डन यहाँ से यहाँ स्ट्रेट पाथ पे लाने में है, उतना ही वर्क डन यहाँ पे भी होगा. हम उसके प्रूफ में नहीं जा रहे, पर ये बात ध्यान रखो, वर्क डन टू मूव अ बॉडी फ्रॉम वन पोजिशन टू अदर पोजिशन डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजिशन. ये वर्क डन डिपेंड्स ओनली ऑन द h1 एंड h2, नॉट विच पाथ यू हैव गॉन. किस पाथ से जा रहे उस पर डिपेंड नहीं है, कितनी हाइट चेंज करे वो ज्यादा जरूरी है. ओके, एंड ऐसा क्यों हुआ ग्रेविटेशनल फील्ड में? दिस हैपेंड इन ग्रेविटेशनल फील्ड. ऐसे केस में ग्रेविटेशनल फील्ड को कंजर्वेटिव फील्ड बोलते हैं और ग्रेविटेशनल फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं. कंजर्वेटिव फील्ड एंड द फोर्स इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स. अब ये कंजर्वेटिव फील्ड है, कंजर्वेटिव फोर्स क्या चीज है? It is a field in which work done does not depend on the path followed, but depends only on the initial and the final position. कहाँ से कहाँ जा रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, किस पाथ से जा रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं करता. That type of field is called conservative field. And the force under the influence of which the work done, the force under the influence of which work done does not depend on the path followed, but depends only on the initial and the final position. That's called conservative force. यानी ऐसे फील्ड को कंजर्वेटिव फील्ड बनेंगे, ऐसे फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स बनेंगे. एंड इसके एग्जांपल में एक तो पक्का हो गया, ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल फोर्स आर कंजर्वेटिव एंड कंजर्वेटिव फोर्स एंड कंजर्वेटिव फील्ड. एक तो ये सर, ऐसा कोई दूसरा एग्जांपल है? यस, इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो कंजर्वेटिव इन नेचर, 12th में देखेंगे उसको हम लोग. मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो कंजर्वेटिव इन नेचर, वो भी 12th में देखेंगे हम लोग. बराबर है. तो ये कंजर्वेटिव फील्ड है, कंजर्वेटिव फोर्स यानी क्या? इसके कॉन्सेप्ट को बराबर दिमाग में सेट करो. इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. कंजर्वेटिव फील्ड है, कंजर्वेटिव फोर्स यानी क्या? A field in which
वर्क डन टू मूव अ बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड, दैट्स कॉल्ड कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्वेटिव वर्ड का मीनिंग क्या होता है बेसिकली? ऑर्थोडॉक्स, एक कुछ फिक्स कायदे कानून पे ही चलता है, दैट्स कॉल्ड कंजर्वेटिव, बराबर है। यहाँ पे भी नेचर ऐसा ही है, किस पाथ से जा रहे हो नो कंसर्न, कहां से कहां जा रहे हो दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंजर्वेटिव फील्ड। हमारी लाइफ भी कंजर्वेटिव फील्ड में ही है, हम लोग जो जी रहे वो भी कंजर्वेटिव सोसाइटी है। आप बोलोगे ऐसा कैसे? हमारे यहाँ पे भी द कैलिबर ऑफ द पर्सन इज जज्ड बाय कहां से कहां जा रहे हो, किस पाथ से जा रहे हो उस पर नहीं। आपके पास खूब पैसा है, बहुत जोरदार गिनाओगे, गरीब थे खूब पैसा आ गया, बोले जोरदार गिना है, ही इज अ परफेक्ट पर्सन, पर किस पाथ से लिया नो वन केयर्स, किस पाथ से लिया नो वन केयर्स। चलो छोड़ो, हम लोग स्टूडेंट लाइफ की बात करें तो हमने 11 में एडमिशन लिया, 10th तक साइंस 10th में पढ़ा था, अब 11 में साइंस स्ट्रीम ले लिया, एंट्री भी मार ली, खुशी खुशी जोश जुनून से। 10th तक अपने मार्क्स आते 70-80% के आसपास, वी वर लिटिल बिट अबो एवरेज, 70-80% आते थे। 11 में घुस गए, पेरेंट ने बोला नहीं तू कर सकेगा कर ले, हम लोग घुस गए। हमको पता चला जैसे जैसे चैप्टर्स आगे बढ़े, एज ए चैप्टर्स प्रोग्रेस वी केम टू नो दैट साला ये तो बहुत गलत जगह पे आ गए हैं, यहाँ पे तो 60 लाना भी मुश्किल है। 10th में तो खेलते खेलते 70-80 आ गए, पर यहाँ तो 60 लाना भी मुश्किल है। ईच एंड एवरी टेस्ट यू प्रिपेयर अ लॉट, पता नहीं सर जो क्वेश्चन पूछते साला वहीं पे हम अटक जाते हैं। तो स्कोर पहली दूसरी तीसरी टेस्ट में 20-30-50% आया। पेरेंट बोला इसीलिए साइंस लिया, जरा बराबर तैयारी कर। फिर हमने थोड़ा मेहनत ज़्यादा किया और ज़्यादा मेहनत किया, 50-55-60 हुआ, उससे ज़्यादा नहीं हुआ, बराबर है। क्योंकि अब थोड़ा अपना नेचर भी है कि वी हैव कम इनटू नाउ जूनियर कॉलेज, सीनियर हो गए थोड़े स्कूल में, 11वीं में आ गए, इसलिए तो फिर थोड़ा वो क्या है यू नो इट कम्स आउट एंड इसलिए थोड़ा रिलैक्स हो जाता है पढ़ाई के बारे में। अब तो साइंस टीम है अपने, तो डॉक्टर इंजीनियर बनने वाले करके चलते हैं। एंड हमारे स्कोर में जो सेटबैक आया, अब क्या करेंगे? पेरेंट्स तो बोलते हैं रिजल्ट क्यों नहीं दिख रहा है, आई वॉन्ट रिजल्ट्स। तो हम क्या करते हैं फिर? अंडर द प्रेशर ऑफ गेटिंग मार्क्स दैट स्कोर द वैल्यू, अंडर प्रेशर ऑफ गेटिंग दैट वैल्यू वी रिसोर्ट टू अनफेयर मीन्स। अनफेयर मीन्स बोलो, या तो दोस्त में से बाजू में से देख लेते हैं, चल दो आंसर यहाँ से देख लेते, या फिर चिट बना के ले गए, या फिर बुक साथ में, किताब साथ में, या दोस्त को बोला तू आधा सिलेबस कर मैं आधा सिलेबस करता हूँ, कॉपी मार लिया। मार्क्स ज्यादा आ गए, 70-75 क्रॉस हो गया, पेरेंट्स ने देखा वेरी गुड 75 आ गया, रियली गुड कीप इट अप, ये मेहनत बिल्कुल सही की है। हमें पता है हमने कौन सी मेहनत की है। अब एक बार अच्छा स्कोर आया, पेरेंट खुश हो गए, तो हमको तो पता लगा मेहनत ये मेथड बहुत अच्छी है, सब खुश। तो फिर दूसरी बार, पहली बार आपने ट्राई किया था, दूसरी बार आप फिर उसको रिपीट करते हैं, फिर पेरेंट खुश, टीचर भी खुश, बोले बच्चे का रिजल्ट बढ़ गया, रियली गुड, पढ़ने लगा है, हमको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं। जब 2 बार ऐसा हुआ, एक्सपीरियंस हुआ कि नहीं इट्स अ वेरी प्लेजेंट एक्सपीरियंस टू ऑल, तो लेट्स कंटिन्यू कीप इट अप तो बोला ही हमको, तो हम लोग उसमें और भी आगे बढ़े, 80, 85, 90 तक ले आए। मार्क्स आने थे ना, यहां से लेके यहां तक, आप कम आ रहे थे, 60 आ रहे थे, 90 तक आ गए, सब खुश हो गए, वर्क डन टू इंक्रीज हाइट। पर कौन से पाथ से? हम जानते हैं हम कौन से पाथ से जा रहे हैं, ये हमारी मेहनत है नहीं, इट वॉज अ लिटिल बिट अनफेयर मीन्स, मतलब रास्ता थोड़ा गलत है। पर क्या करें, हम भी लाचार थे, पेरेंट्स वांटेड अ नंबर, टीचर्स वांटेड अ नंबर, हम लोग क्या करेंगे? हमने बहुत मेहनत की, सिंसियरली, एथिकली, ऑनेस्टली, पर दूसरा मार्क्स नहीं आया। शायद अपनी कुछ कैपेसिटी कम पड़ती है, या सब्जेक्ट का टफनेस थोड़ा ज़्यादा है, पर फिर अंडर द प्रेशर ऑफ गेटिंग दैट मार्क्स और दैट वैल्यू, हाई वैल्यू, वी डाइवर्टेड अवर पाथ, दूसरे पाथ से गए और खुशी सबको मिली, न खुश हो गए। हाँ, पेरेंट्स ने देखा 75-80 आ गया, टीचर्स ने देखा 80 से 90 भी हो गया, खुश हो गए, वेरी गुड बेटा वेरी गुड कीप इट अप।
पर कोई पेरेंट ने ऐसा पूछा, बेटा एकदम ऐसा 60 से 90 कैसे हो गया, ये कौन सी मेहनत की, कहीं पूछा कोई टीचर ने, कहे पेरेंट ने? नहीं. नो वन केयर्स अबाउट विच पाथ यू गो, एवरीवन डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. क्यों? क्योंकि कंजर्वेटिव फील्ड में रहते हैं हम लोग, कंजर्वेटिव सोसाइटी में रहते हैं. यहाँ पे लोग बाग आपके आंकड़ों को देखते हैं. 10 में कितना लेवल? 70. ठीक ठीक पढ़ा होगा, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा होगा. अरे यार 90 आया, ओ जीनियस. आपने बोले सारे कॉपी मार के लाया है, घर से चीट लेके गया था बोर्ड के एग्जाम में भी, पर सब लोग बोलते जीनियस. और मैं मेहनत करके 70 लाया. नो वन केयर्स. क्यों? क्योंकि अवर सोसाइटी बिलीव्स इन इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन, नॉट ऑन द पाथ फॉलोड. हमारा अल्टीमेट टारगेट क्या है? साइंस पढ़ने का. व्हाट इज अल्टीमेट टारगेट? अच्छी से अच्छी पढ़ाई करेंगे तो डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे. अच्छी कॉलेज नहीं, पहला स्टेप तो अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा. अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिला तो अच्छे डॉक्टर या इंजीनियर बनेंगे. अच्छी कॉलेज लेवल है इसलिए. एंड फिर बाद में पैसा कमाने लगेंगे. तो अपना अल्टीमेट आइडिया क्या है? गेटिंग अ वेरी गुड जॉब, हाई पेइंग जॉब, या फिर वेरी गुड इनकम. पैसा इज अ मेन टारगेट. इनिशियल द फाइनल पोजीशन, पैसा कमाना ही मेन टारगेट है. बाकी ये कौन पढ़ता है? इतनी मेहनत कौन करता है? 99.99% स्टूडेंट्स are studying hard, very tough, doing very hard work. क्यों? Just to get a good college admission and to get a good job and to earn well. एक luxurious गाड़ी, एक luxurious बंगलो and फॉरेन में घूमने फिरने का रोज मिले, ऐसा. बस वही टारगेट है कि जो फिजिक्स नहीं पढ़ना है, मार्क्स लाने. अब पैसा कमाना अगर अल्टीमेट टारगेट हो तो इतनी मेहनत क्या करने की? अपने कॉमर्स के दोस्त हैं जो पूरे दिन रखते रहते हैं, मार्क्स ले आते हैं, कैसे भी करते, वो भी पैसा कमाते हैं. कंपनी खोल दी, पैसा बटोर लिया उल्टे सीधे काम करके. बराबर है. दारू की फेरी करो, किडनैप करो, पैसा तो मिलने वाला ही है. तो फिर क्यों इतनी झंझट में पढ़ने का? क्यों ये सब मेहनत करने का? वाई आवर पेरेंट्स डू an ethical or honest work rather than resorting to unfair means to get money. मनी तो मिल रहा है, पैसा मिलेगा, समाज में इज्जत अपने आप बढ़ जाएगी. पर हम जानते हैं द वे इज नॉट करेक्ट. पर सोसाइटी डज नॉट केयर अबाउट द पाथ फॉलो. तुमने कितने घपले किए और पैसा कमाया, क्या क्या जुगाड़ किया और पैसा कमाया. नो वन केयर्स. आपके पास पैसा दिखता है, आपके घर के बाहर मर्सिडीज कार खड़ी है तो आप महान हो. आपके घर के बाहर मारुति सुजुकी खड़ी हो तो ठीक है, अभी चलता है, ही इज जस्ट. एंड फ्रंटी हो छोटी वाली तो गरीब आदमी है. बट आप ऑनेस्ट हैं तो फ्रंटी रह गई. आपने उल्टे सीधे काम किया, मर्सिडीज आ गई. No one cares about the path forward but depends on the initial and final position. इसलिए बोलता हूँ खास, we have to create our values of life. इसलिए हम ये बात को समझ लें कि समाज को ये चाहिए, नहीं, we don't care about that. We will maintain our path. कुछ भी हो, कमाएंगे पर सही तरीके से, गलत तरीके से नहीं. इसलिए मेहनत करेंगे सही तरीके से, गलत तरीके से नहीं. कम पैसा आएगा चलेगा, पर खुद की नजरों से नहीं गिरना है. दैट कॉन्शियस शुड नॉट बाई कि साला ये तूने गलत किया था. एक अंदर है बोलने वाला, एक ऊपर है देखने वाला. और खास ध्यान रखना ये बात को कि वो तुम्हें बाइट नहीं करना चाहिए कि जो तुमने किया है साला गलत किया. इसलिए क्लियर कॉन्शियस है. भले थोड़ा कम मिलेगा, हाइट ज़्यादा नहीं बढ़े, कोई बात नहीं, तेल लेने का समाज, वो तो आज बोलेगा कल नहीं भी बोलेगा, पर वी मेंटेन आवर पाथ. यही चीज मैं आपको स्टूडेंट लाइफ में बोल रहा हूँ. मेहरबानी करके डोंट रिसोर्ट टू अनफेयर मीन्स, डोंट क्रिएट बैड हैबिट्स. मार्क्स का प्रेशर है, नो प्रॉब्लम. पेरेंट्स को बोल दो मेरी कैपेसिटी इतनी है, फ्रैंकली एडमिट कर लो मेरी कैपेसिटी इतनी है, मैं इतना स्कोर करूँगा. दे नो योर रियलिटी, दे विल एक्सेप्ट इट. बट गेटिंग अनफेयर गुड मार्क्स बाय अनफेयर मीन्स इज नॉट एट ऑल गुड. उससे इंडिकेशन क्या जाता है टीचर को, yeah he is very good now, he is working very fine now, I need not care him, he will do by himself. पर आप जो करो तो गलत है, आपको तो पूरा नॉलेज नहीं मिला है, आपने तो कॉपी करके मार्क्स लिए हुए हैं या गलत तरीके से मार्क्स लिए हुए हैं. पेरेंट्स बोलेंगे बच्चा होशियार हो गया, खूब बढ़ेगा आगे, अब मुझे चिंता नहीं. पर एक्चुअली तो चिंता है, क्योंकि जो किया हुआ है वो सही तरीका नहीं था. द एंटायर नॉलेज इज नॉट विद हिम. एंड ये छोटी छोटी बातें, द छोटे छोटे हैबिट्स ऑफ कॉपिंग, रिसोर्टिंग टू अनफेयर मीन्स बिकम अ बिग थिंग, बिग प्रॉब्लम when you grow up. क्योंकि जिसकी नींव में पानी ज़्यादा पड़ा हो तो वो बिल्डिंग बराबर नहीं बनेगा. जिसकी नींव में सीमेंट की जगह कचरा भरा हो तो बिल्डिंग क्या बनेगी, आप समझ सकते हो. सो बी केयरफुल. ये आपकी लाइफ का चेंजिंग टाइम है. यू आर पासिंग थ्रू योर मोल्डिंग स्टेज. यहाँ पे आपकी लाइफ, आपकी फिलोसॉफी क्रिएट हो रही है. कंजर्वेटिव फील्ड का आइडिया हमको ये बताता है कि
work done does not depend on the path followed, depends only on the initial and the final position, but for us we have to maintain our path. एकदम सीधा साधा ऑनेस्ट पाथ रखने का, लंबे खेलोगे, गलत तरीकों से आओगे आगे, इमीडिएटली डाउन हो जाओगे. हमने देखा है फिल्म इंडस्ट्री में, कोई बड़े फिल्म स्टार का बेटा बापू के कारण पिक्चर मिल गई, फ्लॉप हो गई, क्योंकि खुद का टैलेंट थोड़ी, तो बापू का टैलेंट था जिसके नाम से घुस सके. जरूरी नहीं है कि हर एक बच्चा, हर एक फिल्म स्टार का बेटा सक्सेस हो, तो खुद मेहनत करेगा तो सक्सेस होगा. पुराने जमाने में नो पेरेंट यूज्ड टू से चल मेरा बेटा इसको ले लो और इसको नहीं, तू मजूरी कर पहले. राज कपूर साहब के बेटों ने असिस्टेंट डायरेक्टर तरीके काम किया हुआ है, स्पॉट बॉय, क्लैपिंग बॉय के काम किए हुए हैं, तब जाके वो लोग धीरे धीरे आगे बढ़े. एंड वी फाउंड दैट ऑल द थ्री वर सुपर सक्सेस. मेहनत करेगा, सही रास्ता पकड़ोगे. इसलिए कंजर्वेटिव फील्ड क्या बोलता है, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन, नॉट ऑन द पाथ फॉरवर्ड. बराबर है, ये खास जाना, दैट्स कंजर्वेटिव फील्ड एंड सच अ फोर्स कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स. ये हो गया रिगार्डिंग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी व्हिच इज बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ द पार्टिकल. बराबर है, खास जाने आपके यहाँ पे वर्क डन जो किया दैट इज नॉट चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी, वो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं करता है. नो स्पीड इज गिवन, जस्ट द पोजीशन इज चेंज. तो अगर धक्का मारा, वर्क किया एंड अगर उसने मोशन क्रिएट हुआ तो दैट इज काइनेटिक एनर्जी. पर अगर उसका पोजीशन चेंज हुआ, मोशन क्रिएट नहीं हुआ, पोजीशन चेंज हुआ, पोजीशन चेंज होना विदाउट मोशन, दैट इज गिव्स द पोटेंशियल एनर्जी. ये दोनों में एक माइन्यूट डिफरेंस है. आगे हम एग्जांपल देंगे तब जैसे से आता जाएगा बता देता हूँ कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी. ओके, तो ये वन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज ओवर. नेक्स्ट वी गो ऑन टू अनदर फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी.